हमारे ब्रेकअप के कई सालों बाद मेरी मुलाकात अपनी बेहद अमीर एक्स गर्लफ्रेंड से एक एलिवेटर में हुई। जब उसने पहली बार मेरी बाहों में एक बच्ची को देखा तो उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। मुझे आज भी वो मंजर याद है जब वो एक मशहूर एक्टर का हाथ थामे हंसते मुस्कुराते हुए एक ग्रैंड पार्टी में शामिल हुई थी। उस वक्त मुझे खुद पर इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई थी कि मुझमें उससे ब्रेकअप करने तक की हिम्मत नहीं थी। मैं बस खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर चला गया था। सालों बाद जब मुझे एक काम के सिलसिले में वापस इसी शहर में बुलाया गया तो उसने लाल आंखों के साथ मेरा रास्ता रोक लिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी तड़प थी। अब मुझसे और मत भागो, तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। उसने एक गहरी सांस लेते हुए आगे कहा, हमारे अलग होने के बाद से हर एक दिन मैंने सिर्फ पछतावा किया है। मैंने इस जिंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार किया है। तुम बस एक बार कहो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़ दूंगी। पतझड़ की शुरुआत में मेरी मुलाकात नायरा से दोबारा हुई। वो मेरी बड़ी बहन रिया का 31वां जन्मदिन था और मेरे जीजा जी ने सेलिब्रेशन के लिए एक शानदार होटल बुक किया था। मैं अपनी छोटी भांजी मिस्टी को गोद में उठाए एलिवेटर में खड़ा था। तभी उस छोटी सी बच्ची की नजर एलिवेटर में लगे एक बड़े से पोस्टर पर गई। उसकी आंखें उत्सुकता से चमक उठी। मामा, वो आंटी कितनी सुंदर है। मैंने उस पोस्टर की तरफ देखा और अचानक मेरे दिल की धड़कनें जैसे रुक सी गईं। वो नायरा थी। मैंने सुना था कि इन सालों में उसने बेतहाशा कामयाबी हासिल की है और उसका बिजनेस पूरी दुनिया में फैल चुका है। मेरी भांजी को उस पोस्टर में बड़ी दिलचस्पी आ रही थी। उसने पोस्टर पर लिखे नाम की तरफ इशारा करते हुए पूछा, मामा ये क्या लिखा है? मैं कुछ पल के लिए खामोश रह गया। मेरे सीने में एक अजीब सी घुटन होने लगी। यादों के धुंधले पन्नों से अतीत के कई किस्से आंखों के सामने तैरने लगे। एलिवेटर का दरवाजा खुला और मेरे मुंह से अचानक ही निकला, ये नायरा है। मिस्टी खिलखिलाकर हंस पड़ी, लेकिन तभी मेरे ठीक बगल से एक गहरी और बेहद मीठी आवाज गूंजी, एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे थे? मैंने नजरें उठाईं और सीधा स्कारलेट की उन कशिश भरी आंखों में देखा। कुछ सेकंड्स के लिए जैसे वक्त वहीं थम गया। स्कारलेट मुझे फटी फटी आंखों से घूर रही थी, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही न हो रहा हो। लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाला और अपने उसी पुराने बेरुखे अंदाज में वापस आ गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने सालों तक अलग रहने के बाद हम इस तरह इस जगह पर दोबारा मिलेंगे। उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान थी। एड्रियन, बहुत दिनों बाद मिले। मैंने बस सिर हिला दिया। अब मुझमें उससे बात करने की भी हिम्मत नहीं बची थी। किस्मत से एलिवेटर मेरे फ्लोर पर आकर रुक गया। मैं मेलोडी को गोद में लिए लगभग वहां से भाग खड़ा हुआ। क्या तुम्हारे बच्चे हैं? स्कारलेट के इस सवाल का मैं जवाब देता उससे पहले ही मेलोडी बोल पड़ी, आंटी ये मेरे मामा हैं। क्या ये हैंडसम नहीं है? इनकी शादी नहीं हुई है? ये अभी सिंगल हैं। मैंने एक गहरी सांस ली, सीने में उठते हुए तेज दर्द को दबाने की कोशिश की। स्कारलेट की उन चुभती हुई नजरों से बचकर मैं आखिरकार वहां से निकल गया। पार्टी के बीच में मैं थोड़ी ताज़ी हवा खाने के लिए बाहर आ गया। मैंने ठंडी हवा की एक गहरी सांस ली और सिगरेट का धुआं एक सफेद छल्ले के रूप में बाहर छोड़ दिया। मैं खिड़की के सहारे खड़ा होकर नीचे गुजरती गाड़ियों की कतारों को खामोशी से देख रहा था। पिछले कुछ साल मेरी जिंदगी में बहुत उथल पुथल भरे रहे थे। सबसे बुरे वक्त में मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। मैं उस फूल की तरह था जिसे बीच से तोड़ दिया गया हो, लेकिन शुक्र है मैं उस दौर से बाहर निकल आया था। चारों तरफ खामोशी थी। तभी मुझे अपने पीछे किसी के दबे हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने नजरें घुमाई। कुछ ही मीटर की दूरी पर स्कारलेट खड़ी थी। उसके हाथ उसकी पॉकेट में थे और उसकी गहरी रहस्यमयी आंखें मुझ पर टिकी थीं। इन सालों में तुमने सिगरेट पीना भी सीख लिया। पहले तो तुम्हें ये आदतें नहीं थीं। वो हमेशा से एक पहेली जैसी थी। मैंने अपनी नजरें झुकाई और बड़ी ही सफाई से अपनी सिगरेट बुझा दी। मिस स्कारलेट, आप यहाँ सिर्फ मेरी इस छोटी सी आदत के बारे में जानने तो नहीं आई हैं? मैंने आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाया। खाली फर्श पर मेरे जूतों की आवाज गूंज रही थी और हर एक कदम मेरे दिल पर भारी पड़ रहा था। जैसे ही मैं स्कारलेट के पास से गुजरने लगा, उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। एड्रियन, क्या तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ भी नहीं है? उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, यहाँ तक कि एक मिन्नत भी थी। तब जाकर मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें हल्की लाल हो चुकी थीं। एक्स पार्टनर्स के बीच बात करने के लिए बचता ही क्या है? पुरानी यादें ताज़ा करना या बुझी हुई आग को फिर से हवा देना। मैं खुद को बार बार समझा रहा था कि मुझे पिघलना नहीं है। मैं अब किसी को भी पसंद कर सकता हूँ, लेकिन स्कारलेट को दोबारा कभी नहीं। जो पन्ना मैं पलट चुका था उसे दोबारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं था। स्कारलेट ने अपनी नजरें झुका ली। मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय उसने पूछा, तुम इतने सालों तक कहाँ थे? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी, लेकिन तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। मैंने बड़ी ही बेरुखी से कहा, मिस स्कारलेट, आप मुझसे क्या चाहती हैं? मेरी नजरों में मेरा वहां से जाना स्कारलेट के लिए एक बिल्ली के खो जाने से ज्यादा कुछ नहीं था। आज उसे मुझ पर तरस आ रहा था तो वो मुझे ज्यादा प्यार दे रही थी। कल उसे कोई और पसंद आ जाएगा और मुझे फिर से भूखा रहना पड़ेगा। मैं बस एक पालतू जानवर की तरह था जिसे स्कारलेट ने अपने पास रखा हुआ था। मेरी इस बेरुखी को देखकर स्कारलेट मुझे ऐसे घूरने लगी जैसे वो मुझे अपने दिल में उतार लेना चाहती हो। एड्रियन, तुम सच में बहुत बेरहम हो। तुम मुझे बिना एक शब्द कहे छोड़कर चले गए।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह छोड़ने की। कॉलेज के दिनों में मैं स्कारलेट के साथ रिलेशनशिप में था। मैं तब बस एक साधारण सा स्टूडेंट था और वो पहले से ही अपने फैमिली बिजनेस की मालकिन थी। स्कारलेट का फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था, जिसमें ज्यादातर अमीर घर के बच्चे थे। एक छोटे से शहर से आया मेरे जैसा लड़का उसके उस हाई क्लास सर्कल में खुद को बहुत ही अनफिट महसूस करता था। वो बहुत ख्याल रखने वाली थी। हमारे रिश्ते की हर छोटी बड़ी बात को वो बहुत अच्छे से हैंडल करती थी। जब मेरे साथ के लड़के अपने एग्जाम्स और करियर की टेंशन में उलझे हुए थे, तब स्कारलेट ने मुझे एक बिल्कुल अलग और बड़ी दुनिया दिखाई थी। लंदन में बोटिंग करना, पेरिस में एग्जीबिशंस देखना, अमेरिका के हाईवेज पर सनसेट के वक्त तेज गाड़ी चलाना, रोम में पानी की तरह पैसा बहाना। एक आम परिवार के पूरे साल का खर्च वो एक रात में उड़ा देती थी। बिना किसी शक के स्कारलेट एक बहुत ही जिम्मेदार पार्टनर थी। लेकिन मेरे लिए मैं कभी भी अपनी असली दुनिया से जुड़ ही नहीं पाया। हमारे बीच क्लास का एक बहुत बड़ा फासला था। ये रिश्ता शुरुआत से ही गैर बराबरी का था। मैं बाकी आम कपल्स की तरह अपनी गर्लफ्रेंड को जब चाहे तब मैसेज नहीं कर सकता था, क्योंकि वो काम में बहुत बिजी रहती थी और मुझे डर लगता था कि कहीं मैं उसे डिस्टर्ब न कर दूं। जब हम बाहर जाते थे तो उसके दोस्तों ने कभी मेरा नाम तक नहीं पूछा। ऐसा लगता था जैसे मैं सिर्फ स्कारलेट के साथ दिखने वाला एक खिलौना हूं। मैं जानता था कि इस रिश्ते में मैं हमेशा उससे नीचे ही रहूंगा और रिश्ते की पूरी डोर स्कारलेट के ही हाथों में रहेगी। ये एहसास तब और गहरा हो गया जब मैंने उसे एक पार्टी में एक मशहूर मूवी स्टार के साथ देखा। वो दोनों एक साथ बहुत जैंच रहे थे। मेरी जगह कोई और होता तो शायद उसे जलन होती, लेकिन मुझे जलन से ज्यादा हीन भावना महसूस हो रही थी। वो हीन भावना जो मेरी हड्डियों तक में बस गई थी, उसने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया था। मुझे खुद के उस हिस्से से नफरत होने लगी थी जो स्कारलेट के सर्कल में फिट नहीं बैठता था। मुझे नफरत थी कि मैं उसके लायक नहीं था। यही वजह थी कि मैं उसके साथ नहीं रुक सका। उसके साथ रहकर मुझे हमेशा लगता था कि मैं किसी पर निर्भर हूँ। इसलिए एक आम सी रात को मैं चुपचाप उस अपार्टमेंट से निकल गया जो स्कारलेट ने मेरे लिए खरीदा था। कोई ब्रेकअप नहीं हुआ, कोई आखिरी अलविदा नहीं। मैंने अपना फोन नंबर बदल लिया और सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म कर दिए। मैं चाहता था कि जब हम दोबारा मिलें तो मैं एक ऐसा इंसान बन चुका हूं जो स्कारलेट के बराबर खड़ा हो सके। मैं इज्जत और पहचान चाहता था। इन सालों में मैं एक दूसरे शहर में चला गया, पागलों की तरह पैसे बचाए और कई दिन गरीबी में काटे। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद मैं एक हाई एंड ज्वेलरी डिजाइनर बन गया। मुझे एक बहुत अच्छे पैकेज पर जॉब मिली और मैं वापस इंडिया आ गया, इसी शहर में बसने के लिए। मैं जानता हूं कि स्कारलेट के लिए मेरा वो फैसला बहुत खुदगर्ज था, लेकिन मैं वही चाहता था। अगर हम उस वक्त जबरदस्ती साथ रह भी लेते तो हम कभी खुश नहीं रह पाते। मैंने खुद को पुरानी यादों से बाहर निकाला। मैंने स्कारलेट की तरफ देखा। वो अब पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर लग रही थी। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। बहुत साल बीत चुके थे और मेरी सोच अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अब मैं चीजों के फायदे नुकसान को तौलकर सोच समझकर फैसले लेता था, ठीक वैसे ही जैसे अब मेरे और स्कारलेट के बीच सालों का फासला आ चुका था। वो अभी भी यूनिवर्सिटी के दिनों वाले उस थॉमस को याद कर रही थी जो उसके दिल में एक खूबसूरत याद की तरह बसा हुआ था, लेकिन मैं अब उसे वो एहसास नहीं दे सकता था। मैंने स्कारलेट को देखा और धीरे से आह भरी। मुझे पता है कि मैं उस वक्त बहुत अचानक चला गया था। स्कारलेट, हमारे साथ रहने का कोई भविष्य नहीं था। तुम जिस चीज को अब तक पकड़े हुए हो, मेरे लिए उसके कोई मायने नहीं है। मैं मुड़ा और वहां से जाने लगा, लेकिन स्कारलेट ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। उसने मुझे खींचकर सीढ़ियों की तरफ कर लिया और उसका शरीर मेरे शरीर से सट गया। घबराहट में स्कारलेट ने मुझे दीवार से सटा दिया। मैंने गुस्से और शर्मिंदगी में उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन स्कारलेट, जिसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं, जिद पर अड़ गई और उसने मुझे आजाद करने से साफ इनकार कर दिया। मैं एक बार तुम्हें जाने दे चुकी हूँ, इस बार मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं जाने दूंगी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, स्कारलेट ने पूरी ताकत से मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैं जितना छटपटाता वो मुझे उतना ही कसकर पकड़ लेती। अपनी भारी सांसों के बीच उसने अपना सिर मेरे सीने में छुपा लिया और उसके गर्म आंसू मेरे ऊपर गिरने लगे। वो रो रही थी। ये पहली बार था जब स्कारलेट मेरे सामने रो रही थी। उस शांत और संकरी जगह में उसकी सिसकियों से कांपती हुई आवाज गूंजी। मुझसे मत भागो थॉमस, उसने कहा। मैं कह रही हूं कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ब्रेकअप के बाद से तुमने हर दिन पछतावा किया है। तुमने जिंदगी में सिर्फ मुझसे प्यार किया है। तुम बस एक बार कहो और मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। उस पल मेरे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। आज मुझे आखिरकार समझ आ गया था कि पत्थर दिल दिखने वाली स्कारलेट भी अपना आपा खो सकती है। लेकिन इस बार शायद ये मेरी वजह से नहीं था। शायद ये उसके किसी रिलेशनशिप की परेशानी की वजह से था, या शायद उस गुस्से की वजह से जो उसने सालों से अपने मन में दबा रखा था। लेकिन उसका तो पहले से ही कोई और है, तो वो मुझे फिर से क्यों परेशान कर रही है। मैंने अपनी नजरें झुकाई और उसे धीरे से खुद से दूर किया। अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगी? जब हमारी आंखें मिली तो मैंने देखा कि स्कारलेट की आंखों की वो चमक धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। मैं सीढ़ियों से बाहर आया तो मेरी बहन सारा मुझे हर जगह ढूंढ रही थी। मेरे चेहरे के भाव देखकर उसने फिक्र से पूछा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हम बस थोड़ी ताजी हवा खाने आए थे, चलो वापस चलते हैं।
सारा ने मुझे बताया, थॉमस, मेलोडी को आज एलिवेटर में एक बहुत सुंदर लेडी मिली थी। क्या तुम उस औरत को जानते हो? क्या वो कॉलेज में तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? ओह, मैं समझ गई। इन सालों में मैंने तुम्हें हमेशा तुम्हारे आसपास की लड़कियों को एक मौका देने के लिए समझाया, लेकिन तुमने हमेशा मना कर दिया। क्या ये उसी की वजह से है? ये देखकर कि मैं अभी भी अपनी उलझनों में हूँ, मेरी बहन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ थाम लिया। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं। जाहिर है मैं चाहती हूँ कि कोई तुम्हारा भी ख्याल रखने वाला हो, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। जब तक तुम खुश हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम पूरी जिंदगी शादी न भी करो। उसने मुझे तसल्ली भरी नजरों से देखा। सच कहूं तो इन सालों में कई लड़कियों ने मुझमें दिलचस्पी दिखाई थी। वो लड़कियां बहुत एक्साइटेड, खूबसूरत, स्मार्ट, खुले विचारों वाली और ख्याल रखने वाली थी, लेकिन अब मुझमें एक नया रिश्ता शुरू करने की हिम्मत ही नहीं बची थी। असल में प्रॉब्लम मेरे अंदर थी। मैं धीरे धीरे प्यार करने की काबिलियत ही खो चुका था। सोमवार की सुबह मेरा असिस्टेंट नू मेरे ऑफिस में खड़ा होकर काम की रिपोर्ट दे रहा था। मैं डिजाइन के ड्राफ्ट्स बनाने में मगन था। अपना काम खत्म करने के बाद नू अचानक रुका। थॉमस सर, सुबह बाहर एक मैडम आपसे मिलने आई थी। वो काफी खूबसूरत थी। क्या उन्होंने अपना नाम बताया? मैंने पूछा। नहीं, उन्होंने बस इतना कहा कि वो आपसे मिलना चाहती हैं। मैंने उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में इंतजार करने को कह दिया है। मैं तुरंत उठा। कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोलते ही मुझे समझ आ गया कि उसने खास तौर पर मुझसे ही क्यों मिलना चाहा। स्कारलेट आज कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी। वो हमेशा से ज्यादा मिलनसार लग रही थी। जब उसने मुझे अंदर आते देखा तो उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। मेरे अंदर आने से लेकर मेरे कुर्सी पर बैठने तक उसकी नजरें एक पल के लिए भी मुझसे नहीं हटी। स्कारलेट मैम सच में बहुत तेज हैं। आपने मेरा स्टूडियो इतनी जल्दी ढूंढ लिया। मैंने होंठ चबाते हुए अपने सामने बैठी उस औरत को देखा। मेरे शब्दों में छुपे हुए तंज को सुनकर भी स्कारलेट ने उसे दिल पर नहीं लिया। थॉमस, मैं आज यहाँ एक कोलैबोरेशन के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक डायमंड रिंग डिजाइन करो। उसकी आंखें ठंडी और साफ थीं, जिनमें एक अजीब सा खिंचाव था। मैंने अपने होंठ भींचे, पास रखी कॉफी उठाई और एक घूंट लिया। पैसा कमाने का मौका छोड़ना बेवकूफ़ी होगी, खासकर तब जब ये पैसा स्कारलेट का हो। एक प्रोफेशनल के तौर पर मैंने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि इस डायमंड रिंग का पर्पस क्या है? ये एक शादी के लिए है। जब उसने ये कहा तो उसकी आंखों में एक ऐसी नरमी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मेरे हाथ से अचानक कॉफी छलक गई और मैंने हड़बड़ाहट में अपना हाथ पीछे खींच लिया। क्या शादी का तोहफा वो मूवी स्टार है? सच में सिर्फ एक कस्टमाइज्ड डायमंड रिंग ही उसके रुतबे और इस शानदार दिखावे से मैच कर सकती थी। स्कारलेट ने मुझे बहुत ही गहरे अर्थ के साथ देखा। क्या ये बहुत मुश्किल है? नहीं मैम, अगर आपकी कोई खास रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप मेरे असिस्टेंट से डिस्कस कर सकती हैं। डिजाइन ड्राफ्ट पूरा होने के बाद मैं आपसे कंफर्म कर लूंगा, या फिर मुझे आपसे सीधा कांटेक्ट करना चाहिए? मेरे बॉयफ्रेंड की पसंद थोड़ी अलग है। अगर उसे डिजाइन पसंद नहीं आया तो नुकसान मेरा ही होगा, स्कारलेट ने कहा। थॉमस, हम पुराने जान पहचान वाले हैं। क्या तुम इस छोटे से काम में मेरी मदद भी नहीं कर सकते? ये कहने के बाद उसने मीटिंग रूम के बाहर खड़े अपने लोगों की तरफ देखा। उसकी आवाज में धमकी साफ झलक रही थी। ठीक है, वो जीत गई। मैं नहीं चाहता था कि हमारे पुराने रिश्ते का तमाशा बने। जब उसने मेरा नंबर सेव करने के लिए अपना फोन निकाला तो स्कारलेट के होठों पर एक विजयी मुस्कान थी। मुझे फोन पर ऐड करने के बाद स्कारलेट हैरान करने की हद तक शांत रही। उसने मुझे एक भी मैसेज नहीं किया और न ही डिजाइन ड्राफ्ट की प्रोग्रेस के बारे में पूछा। मैं इस बात से काफी खुश था कि मुझे बार बार उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन किस्मत को कभी कभी मजाक करने में बड़ा मजा आता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद मैं उस मूवी स्टार को दोबारा देखूंगा। जब मैं घर पहुंचा तो वो मेरे ठीक सामने वाले अपार्टमेंट से बाहर आ रहा था। वो काफी जल्दी में लग रहा था। एलिवेटर के पास हम टकरा गए। एड्रियन, उस आदमी की आवाज में हल्की सी हैरानी थी। मैं मुड़ा और अंदर ही अंदर सदमे में आ गया। उसे मेरा नाम पता था, लेकिन उसके चेहरे पर मेरे लिए कोई गुस्सा या नफरत नहीं थी। उसने अपनी उंगलियों से मेरे घर की तरफ इशारा किया। तुम यहाँ रहते हो? मैंने जवाब दिया, हाँ, मैंने ये घर अभी हाल ही में खरीदा है। उसे जैसे कुछ समझ आ गया और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ओह, मैंने तो अपना इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं। मैं स्कारलेट का बड़ा भाई हूँ। मेरा नाम जूलियन है। जूलियन ने बहुत गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाया। तो उस पार्टी में स्कारलेट के साथ जो शख्स था वो उसका बड़ा भाई था। मैं मन ही मन सोच रहा था। मैं सोच ही रहा था कि इस लड़की को अचानक यहाँ घर खरीदने का भूत सवार क्यों हो गया। तो ये तुम्हारी वजह से है? जूलियन ने पूछा। अगर तुम्हें एतराज न हो तो क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। इस खुलासे का मुझ पर इतना गहरा असर हुआ था कि मैं थोड़ा सुन्न सा हो गया था। मैंने जूलियन को अंदर बुलाया। आप कुछ पियेंगे? मैंने पूछा। पानी चलेगा, उसने कहा। मैं जूलियन को देखकर मुस्कुराया। वो बहुत ही साफ सुथरे इंसान लग रहे थे और जब से मैं अंदर आया था वो बहुत बारीकी से मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे। उनकी नजरों में सवाल भी थे और एक अजीब सी नरमी भी। क्या तुम्हें यह जानने की उत्सुकता नहीं है कि मुझे तुम्हारा नाम कैसे पता? सोफे पर मेरे सामने बैठते हुए उसने पूछा। मैंने चुपचाप अपनी नजरें झुका ली। इसका सीधा कनेक्शन स्कारलेट से ही होगा, है ना?
हाँ, मुझे तुम्हारे बारे में तुम दोनों के ब्रेकअप के बाद ही पता चला। उस वक्त मेरी बहन तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही थी। वो पाताल तक छान मारना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। तुम्हें शायद यकीन ना हो, लेकिन स्कारलेट, जो हमेशा बहुत शांत रहती है, उसने आज तक किसी लड़के के लिए ऐसा बर्ताव नहीं किया था। मैंने उसे समझाया कि शायद तुम्हारे पास जाने की कोई मजबूत वजह रही होगी, और अगर किस्मत में हुआ तो तुम दोनों जरूर मिलोगे। उसने 6 महीने से भी ज्यादा समय तक तुम्हें ढूंढा और फिर धीरे धीरे हार मान ली। मैंने उसे डिप्रेशन की गहराइयों में डूबते हुए देखा। फिर एक दिन जब मैं उससे मिलने गया, मुझे लगता है मैं वो नजारा अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। वो बाथटब में लेटी हुई थी और उसकी कलाई की नस बहुत गहराई तक कटी हुई थी। मेरे कान सुन्न पड़ गए, मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। स्कारलेट, उसने सच में मेरे लिए अपनी जान देने की कोशिश की थी। ये बताते हुए जूलियन के आंसू छलक पड़े। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई, जैसे मेरे शरीर का सारा खून जम गया हो। जूलियन ने अपना चेहरा हाथों से छुपा लिया। वो सिसकते हुए बोला, मैं बुरी तरह घबरा गया था। मैंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। ऑपरेशन रूम के बाहर गुजारे वो कुछ घंटे मेरी जिंदगी के सबसे भारी घंटे थे। मैं न जाने क्या क्या सोच रहा था। शुक्र है उसकी जान बच गई। जब स्कारलेट को होश आया तो वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके पहले शब्द थे, भैया आपने मुझे क्यों बचाया? एड्रियन, मेरी वो हमेशा जोश से भरी रहने वाली बहन पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। उसके चेहरे पर आंसुओं की धार बह रही थी। मेरे सीने में एक तेज दर्द उठा। मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था। जूलियन जी, आई एम सो सॉरी। जूलियन धीरे धीरे शांत हुआ। उसने अपनी आंखें पोंछी और मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखकर अपना सिर हिलाया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये मेरी बहन की गलती है कि वो इतनी जिद्दी है। जब वो किसी को दिल से मान लेती है तो फिर बस वही इंसान उसके लिए सब कुछ होता है। उसके ठंडे और बेरुखे बर्ताव पर मत जाना। वो सच में तुम्हें अपनी रूह से प्यार करती है। अब जबकि तुम वापस आ गए हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों वापस एक हो पाओगे या नहीं। बस मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों के बीच जो भी गलत फहमियां थीं वो दूर हो जाएं। जूलियन खड़ा हुआ और उसने मेरा कंधा थपथपाया। मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे एक हौसला नजर आया, जैसे वो कह रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। मेरे ऊपर अपराध बोध का एक भारी पहाड़ टूट पड़ा था। मुझे लगता है कि स्कारलेट और मेरे बीच जो भी हुआ उसे समझने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैंने जूलियन का हाथ पकड़ा और आखिरकार सिर हिला दिया। शुक्रवार की रात थी और लड़के लड़कियां डांस फ्लोर पर आज़ादी से झूम रहे थे। पास ही एक केबिन में हम सब अपने दोस्त लियो का जन्मदिन मना रहे थे। मुझे लगातार ख्यालों में खोया हुआ देखकर लियो मेरे बगल में आकर बैठ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्कारलेट प्यार में इतनी पागल हो सकती है। तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, मुझे खुद ये सुनकर तगड़ा झटका लगा है। लियो का हमेशा मजाक करने वाला अंदाज आज गायब था। वो बहुत सीरियस लग रहा था। मैं हमेशा सोचता था कि स्कारलेट बस एक बिगड़ी हुई अमीरजादी है और वो तुम्हें लेकर कुछ खास सीरियस नहीं है, लेकिन अब लगता है कि सच्चाई कुछ और ही है। मैंने नजरें उठाकर लियो की तरफ देखा। वो मुस्कुराया। कुछ साल पहले स्कारलेट मुझसे मिलने आई थी। वो तब बहुत ही खस्ता हाल लग रही थी, जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। वो बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। उस वक्त मुझे भी बहुत गुस्सा था, इसलिए मैंने उसे तुम्हारा अता पता बताने से साफ मना कर दिया। अब पीछे मुड़कर सोचता हूँ तो लगता है कि अगर मैंने उसे तब बता दिया होता तो वो खुद को इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं डालती। लियो ने गिल्ट में आह भरी और अपना ड्रिंक एक ही घूंट में पी गया। मैंने अपनी नजरें झुका ली। मेरे दिल में एक गहरी उदासी छा गई। मैं अब चलता हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना। इससे पहले कि लियो कुछ बोलता, एलेक्सिस खड़ी हो गई। मैंने आज रात ड्रिंक नहीं की है, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। मैंने लियो की तरफ देखा, जिसने मासूमियत से कंधे उचका दिए। एलेक्सिस मेरी और लियो की हाई स्कूल क्लासमेट थी। जब से मैं इंडिया वापस आया था वो लगातार मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। लियो ने बताया था कि हाई स्कूल में भी वो मुझे पसंद करती थी, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ था कि मुझे कभी उसकी फीलिंग्स का एहसास ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं कैब कर लूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए मना किया, लेकिन एलेक्सिस मुझे छोड़ने की जिद पर अड़ गई। तुमने ड्रिंक की है, अकेले कैब से मत जाओ। मैं घर ही जा रही हूँ, तुम्हारा घर रास्ते में ही पड़ेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। उसका इतना उत्साह देखकर मैं दोबारा मना नहीं कर सका। मेरा घर यहाँ से बहुत पास है, मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता है। रात ठंडी और शांत थी और स्ट्रीट लाइट्स के नीचे सिर्फ हम 2 लोगों की परछाइयाँ थीं। मैंने एलेक्सिस को देखकर मुस्कुराया। इतनी रात को मुझे घर छोड़ने के लिए थैंक यू। मेरी ईमानदारी से भरी नज़रों ने शायद उसे थोड़ा शर्मा दिया। उसने मुस्कुराते हुए अपने बाल संवारे। इसमें थैंक यू की क्या बात है, उसने कहा और एक गहरी सांस ली, जैसे वो थोड़ी नर्वस हो। क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो? मैं तुम्हें डिनर पे इनवाइट करना चाहती थी। सॉरी, मुझे शायद इस वीकेंड ओवर टाइम काम करना पड़े। मैंने माफ़ी मांगते हुए एलेक्सिस की तरफ देखा। उसे लगा कि शायद वो मुझे परेशान कर रही है, इसलिए उसने जल्दी से बात संभालने की कोशिश की। कोई बात नहीं, तुम अभी अभी देश वापस आए हो, काम में बहुत बिजी होगे। जब भी तुम फ्री हो मुझे बता देना। मुझे सच में बहुत अफसोस है, लेकिन मैं अभी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। शायद तुम्हें किसी और को मौका देना चाहिए। मेरे ऊपर अपना वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा इनकार बहुत साफ और सीधा था। एलेक्सिस के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। कुछ मायनों में स्कारलेट और मैं एक जैसे ही जिद्दी हैं।
मैं मुड़ा और जाने लगा, लेकिन एलेक्सिस ने मुझे पीछे से आवाज दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। एड्रियन, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब तुम मुझे उस नजर से देखोगे, उसने कहा, जैसे उसे मेरे इनकार से डर लग रहा हो। अगले ही सेकंड एलेक्सिस कार में बैठी और चली गई। जब कार रात के अंधेरे में गायब हो गई, तभी मैंने एक गहरी सांस ली। प्यार सच में बहुत तड़पाने वाली चीज है। मैंने उसे कई बार मना किया था, फिर भी एलेक्सिस अपनी सच्ची भावनाओं को पकड़े हुए थी, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वो मेरा दिल जीत लेगी। बदकिस्मती से किसी के लिए सिर्फ बुरा लगना या इम्प्रेस होना प्यार नहीं होता। मैं एलेक्सिस की फीलिंग्स का जवाब कभी नहीं दे सकता था। मैंने अपने कोट को कसा और तेज कदमों से एलिवेटर की तरफ बढ़ा। एलिवेटर का दरवाजा खुला और शराब की एक तेज महक ने मुझे घेर लिया। स्कारलेट मेरे दरवाजे पर बैठी थी और बहुत ही बुरी हालत में लग रही थी। इतनी बिखरी हुई हालत में भी उस औरत के अंदर एक ऐसा शाही अंदाज था जिससे नजरें हटाना नामुमकिन था, और वो उसके आसपास शराब की खाली बोतलें बिखरी पड़ी थीं। उसने कितनी पी रखी थी? मेरी भौहें तन गईं। हम दोनों एक दूसरे को खामोशी से घूरते रहे। यह पहली बार था जब मैंने स्कारलेट को इतना बेबस देखा था। उसके होंठ एक सीधी लाइन में खिंचे हुए थे। लंबी खामोशी के बाद उसने धीरे से पूछा, क्या तुम? उसका आधा वाक्य गले में ही अटक गया। मैंने अनजाने में अपनी मुट्ठियां इतनी कस लीं कि मेरी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। क्या वो औरत जो तुम्हें अभी वापस छोड़ने आई थी, क्या तुम दोनों साथ हो? स्कारलेट का चेहरा उतरा हुआ था और उसकी खूबसूरत आंखों में जैसे आंसुओं का समंदर उमड़ रहा था। तो उसने आज रात सिर्फ इसी वजह से इतनी शराब पी है? तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैंने स्कारलेट को देखा और उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन उसने मेरा हाथ झटक दिया। उसकी आंखों में एक गहरी शिकायत थी। काफी देर बाद उसने आखिरकार खुद पर हंसते हुए एक दर्द भरी मुस्कान दी। एड्रियन, मैं तुम्हारे लिए हूं क्या? उसने कहा और अपने सामने पड़े एक कैन को ठोकर मारते हुए खड़ी हो गई। वो लड़खड़ाते हुए एलिवेटर की तरफ बढ़ी और मेरी कोई भी सफाई सुने बिना ही वहां से चली गई। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। मैं करवटें बदलता रहा और स्कारलेट के साथ बिताए अपने अतीत के सपने देखता रहा, जो मेरे दिमाग में किसी स्लाइड शो की तरह चल रहे थे। मेरे 21वें जन्मदिन पर स्कारलेट ने मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया था। वो मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा जन्मदिन था। उसने मुझे एक घड़ी पहनाई थी और वादा किया था कि वो पूरी जिंदगी सिर्फ मुझसे प्यार करेगी। हम दोनों ने सबकी जलती हुई नजरों के सामने एक दूसरे को गले लगाया और किस किया था। मेरी नींद हमेशा से बहुत कच्ची रही है और स्कारलेट हमेशा पहले मेरे सोने का इंतजार करती थी। जब भी रात में मुझे बुरे सपने आते और मेरी नींद खुल जाती, वो मुझे प्यार से थपथपाते हुए कहती, एड्रियन, सब ठीक है, डरो मत, ये बस एक सपना है। भगवान जानता है कि विदेश में गुजारी उन रातों में मैं उस सुकून के लिए कितना तरसा था। स्कारलेट के पास से आने वाली वो खुशबू ही मेरे जिंदगी भर के अकेलेपन का इलाज थी। मैं मानता हूं कि मैं डरपोक था। मैंने स्कारलेट के सामने कभी अपना बहुत ज्यादा प्यार जाहिर करने की हिम्मत नहीं की। मुझे डर था कि कहीं वो मुझे इस वजह से कमजोर न समझने लगे और मैं उसे किसी और आदमी के साथ बांट भी नहीं सकता था। इसीलिए मैंने विदेश में बिताए उन सालों में कभी इंडिया वापस न आने का फैसला किया था। मुझे डर था कि कहीं मुझे स्कारलेट की शादी की खबर न सुननी पड़े। मैं अपने सपने से अचानक जाग गया। दीवार घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। मैं उठा और अपने लिए एक गिलास पानी डाला, लेकिन तभी मेरा फोन बज उठा। एक अनजान नंबर था। मैंने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से बहुत शोर शराबे की आवाज आ रही थी। फोन पर मौजूद लड़की की आवाज में हल्की सी खुशी थी। जीजा जी, शुक्र है आपने फोन उठा लिया। स्कारलेट दी ने आज हम कुछ सहेलियों को ड्रिंक्स पर बुलाया था। जैसे ही हम प्राइवेट रूम में गए, उन्होंने पागलों की तरह पीना शुरू कर दिया। किसी की कोई बात नहीं सुनी। हम उन्हें रोक ही नहीं पाए। अब वो पूरी तरह नशे में धुत है। क्या आप अभी फ्री हैं और स्कारलेट दी को यहाँ से पिक कर सकते हैं? मेरा सिर दर्द से फट रहा था, इसलिए मैंने जल्दी से एड्रेस पूछा। जब मैं बाहर पहुंचा तो स्कारलेट की बचपन की दोस्त क्लोई दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रही थी। जीजा जी, आखिरकार आप आ ही गए। मैंने सोचा स्कारलेट दी अभी भी सो रही हैं। मैंने ही आपको कॉल किया था। जब मैंने कॉल किया तो वो बार बार सिर्फ आपका ही नाम ले रही थी। मैं रुक गया। क्लोई मुड़ी और मुझे थोड़ी उलझन से देखते हुए बोली, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं। प्राइवेट रूम में घुसते ही मैंने स्कारलेट को बेसुध हालत में देखा। इतने नशे में होने के बावजूद सोते हुए वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसकी गोरी त्वचा पर एक हल्का सा गुलाबीपन था जो उसे जागते हुए से भी ज्यादा मासूम बना रहा था। मैंने स्कारलेट को गोद में उठाया और कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। मैं मुड़ने ही वाला था कि क्लोई ने अचानक पीछे से आवाज दी, जीजा जी, मैं जानती हूँ कि आपका और दी का जो भी रिश्ता है, मेरा आपको इस तरह बुलाना शायद ठीक नहीं है, लेकिन स्कारलेट दी ने हमें इसी नाम से बुलाने की इजाजत दी थी। हमने आपके सिवा किसी और को कभी इस नाम से नहीं बुलाया। उस वक्त सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही थे। उस शांत माहौल में मैं अपने हाथ पॉकेट में डाले कार के सहारे खड़ा हो गया। उस वक्त तो आप में से किसी ने मेरा नाम तक नहीं पूछा था। मैंने धीरे से हंसते हुए कहा, मुझे हमेशा इस बात से चिढ़ होती थी कि मैं बस स्कारलेट का पाला हुआ एक पालतू तोता हूँ।
क्लोई समझ गई कि मुझे गलतफहमी हुई है। स्कारलेट डी का वो मतलब बिल्कुल नहीं था। उन्होंने कहा था कि आप बहुत यंग हैं और जल्दी शर्मा जाते हैं। अगर हम आप पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे तो आपको अनकंफर्टेबल महसूस होगा। हम लोग प्राइवेटली आपको सिर्फ अपने जीजा जी के रूप में मानते हैं, किसी और रूप में नहीं। स्कारलेट डी के लिए पिछले कुछ साल बहुत मुश्किल रहे हैं, इसलिए हम सहेलियों के लिए कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। उन्हें उठने दीजिए और आप खुद उनसे पूछ लीजिएगा। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। जब भी मैं स्कारलेट के दोस्तों के साथ होता था मुझे हमेशा बहुत सेफ फील कराया जाता था। उन्होंने कभी मुझे इस नज़रिया से नहीं देखा कि मैं किसी छोटे शहर से हूँ। इसका मतलब था कि स्कारलेट हमेशा से मेरे लिए रास्ते आसान कर रही थी। मैं खुद पर ही हंस पड़ा। ये पागल लड़की स्कारलेट मुझसे और कितनी बातें छुपा रही थी। 10 मिनट का वो सफ़र मुझे सदियों जैसा लगा। जब हम घर पहुंचे तो स्कारलेट आधी जाग चुकी थी। एलिवेटर धीरे धीरे ऊपर जा रहा था और हम दोनों चुप थे। तुमने मेरे सामने वाला घर क्यों खरीदा? मैंने खामोशी तोड़ते हुए धीरे से पूछा। स्कारलेट ने फुसफुसाते हुए कहा, हाँ, डॉक्टर लेई ने मुझे सच बोलने को कहा था। मैं तुम्हें और ज्यादा देखना चाहती थी। मैंने कुछ नहीं कहा और एलिवेटर से पहले बाहर निकल गया। मेरे घर पर रुकने का तो अब कोई सवाल ही नहीं था। स्कारलेट के पास अपने दरवाजे का पासवर्ड डालने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं उसे आराम करने के लिए कहने ही वाला था कि अचानक उसने पूरी ताकत से मुझे अपनी तरफ खींचा। अंदर आते ही अंधेरे में स्कारलेट ने बड़ी ही चालाकी से दरवाजा बंद कर दिया। उसने मुझे दरवाजे से सटा दिया, पंजों के बल खड़ी हुई और मुझे किस कर लिया। नशे में डूबा उसका वो किस बहुत ही तेज और बेकाबू था। स्कारलेट का वो किस मेरे होश उड़ा देने वाला था। बदहवासी में मैंने अपने हाथ उसकी कमर के चारों ओर कस लिए। उसने एंट्रीवे की लाइट ऑन की जिससे पूरा कमरा रोशन हो गया। स्कारलेट मेरे सीने से लग गई। उसकी आंखों में प्यार की आग साफ झलक रही थी। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी बात सुने बिना नहीं जाना चाहिए था। मैंने आज रात तुम्हारा घंटों इंतजार किया। फिर उस औरत को तुम्हारे साथ आते देखकर मुझ पर जलन इस कदर हावी हो गई कि मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई। उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी हो और वो बस मेरी माफी की उम्मीद कर रही हो। मुझे याद नहीं कि आखिरी बार मैंने स्कारलेट के चेहरे पर ऐसी शर्मीली और मासूम सी झलक कब देखी थी। मेरे गाल जलने लगे। मुझे लगा जैसे मेरा पूरा चेहरा आग की तरह तप रहा हो। मैं शांति से, नहीं, वो मुझे मना रही थी लेकिन मैंने हामी नहीं भरी। मैं जानता था कि उसकी नजरें मुझ पर टिकी हैं। उसकी गहरी काली आंखों में जैसे सितारे चमक रहे थे। अचानक मैंने स्कारलेट को अपनी बाहों में उठा लिया और मेरी भारी आवाज उसके कानों में गूंजी, स्कारलेट, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अगली सुबह मेरी आंख स्कारलेट के बिस्तर पर खुली। मैंने जल्दी से अपने जूते पहने और कमरे से बाहर आ गया। स्कारलेट किचन में दलिया बना रही थी। मुझे बाहर आता देख वो गर्मा गर्म दलिया टेबल पर ले आई और मुझे अपने हाथ का बना खाना चखने के लिए कहा। मैं एक ऊंची कुर्सी पर बैठ गया। दलिया की खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। मैं सफेद चीनी मिट्टी के कटोरे में चम्मच घुमाता रहा लेकिन मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी। मैंने स्कारलेट की तरफ देखा जो अभी भी काम में बिजी थी और मेरी आंखें गहरी हो गईं। तुम्हारी कलाई पर वो चोट का निशान कैसे आया? मेरे इतना कहते ही स्कारलेट के कदम ठिठक गए। वो मुड़ी जैसे उसे मेरी आंखों में देखने से डर लग रहा हो। मैं उसके पास गया। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की लेकिन स्कारलेट ने मुझे रोक दिया। उस भद्दे से निशान के बावजूद मैंने जिद करके उसकी उंगलियों को छुआ और उस घाव पर हाथ फेरा। उस निशान को छूते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो इतना गहरा था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि उसने कितनी गहराई तक कट लगाया होगा। अगर विलियम उस दिन उससे मिलने न आया होता तो नतीजे कितने भयानक हो सकते थे। अगर स्कारलेट ने सच में मेरी वजह से सुसाइड कर लिया होता तो मैं पूरी जिंदगी गिल्ट में जीता रहता। स्कारलेट ने प्यार से मेरे आंसू पोंछे। तुम क्यों रो रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? उसने कहा। शुरुआत के 6 महीनों तक जब तुम मुझे नहीं मिले तो मैंने तुमसे बेइंतहा नफरत की। मुझे इस बात से नफरत थी कि तुमने मुझे अपने प्यार में पागल किया और फिर छोड़कर चले गए। बाद में मुझे धीरे धीरे समझ आया कि तुम मुझे इसलिए छोड़कर गए क्योंकि शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं थी। लेकिन मेरा यकीन करो, जिस दिन से मैं तुम्हारे साथ थी मैंने तुम्हें अपना मान लिया था और मैंने कसम खाई थी कि मैं जिंदगी में सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी। स्कारलेट जितनी नरमी से मुझे समझा रही थी मेरे आंसू उतनी ही तेजी से बह रहे थे। पिछले कुछ साल सच में उसके लिए बहुत दर्दनाक रहे थे। उसने पागलों की तरह मेरे आंसू पोंछे और आखिरकार उन्हें चूम लिया। एड्रियन, तुम सच में मेरी कमजोरी हो। मैंने इन सालों में तुमसे इतनी नफरत की, फिर भी मैं तुम्हें जरा सी भी तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम्हें रोता हुआ देखकर ही मेरा दिल टूट जाता है। क्या मैं जिंदगी में सिर्फ तुम्हारे लिए बनी हूँ? मैं मानता हूँ कि मैं उस वक्त बहुत ही जिद्दी और बेवकूफ था, लेकिन कुछ बातें अभी भी साफ होनी बाकी थीं। मेरे और स्कारलेट के बीच बहुत सी गलतफहमियां थीं। मैंने स्कारलेट का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाया। उस वक्त तुम्हारे साथ रहकर मुझे अंदर से बहुत डर और इनसिक्योरिटी महसूस होती थी। मैं बस एक गरीब कॉलेज स्टूडेंट था और तुम पहले से ही एक कामयाब बिजनेस वुमन। मुझे डर था कि दूसरों की नजरों में मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ खुश था, लेकिन मैं अपनी खुशी तुम्हारे साथ बांटने से डरता था।
और अपना दुख बांटने से तो और भी ज्यादा डरता था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम बहुत बिजी रहती हो और मैं तुम्हारे काम में रुकावट नहीं बनना चाहता था। इस रिश्ते में मुझे हमेशा डर लगा रहता था। तुम्हारा बर्ताव हमेशा इतना बेरुखा रहता था, जिससे मुझे और ज्यादा लगता था कि तुम मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रही हो, मुझे पिंजरे में बंद एक पक्षी की तरह ट्रीट कर रही हो। मेरी बातें सुनकर स्कारलेट ने मुझे हैरानी से देखा। उसकी आवाज में एक पक्का यकीन था। उसने इस नजरिए से कभी सोचा ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे आखिरकार हमारे बीच के उस फासले का एहसास हो गया था। एड्रियन, हमारे रिश्ते को लेकर इतनी गलतफहमियां कैसे हो सकती हैं? स्कारलेट मेरे और करीब आ गई। क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें क्यों पसंद करती हूँ? मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। स्कारलेट ने फिर बड़े प्यार से एक एक बात समझाई। मैंने तुम्हें पहली बार पीसफुल सिमेट्री में देखा था। तुमने एक ब्लैक हुडी पहनी थी और तुम्हारे हाथ में गुलदाउदी के फूलों का एक गुलदस्ता था। मैं बस उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी जब मैं अपने पापा की कब्र पर गई थी। मेरे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और जब मैं तुम्हारे पास से गुजरी तो तुमने मुझे अपना छाता दे दिया। मैंने तुमसे पूछा कि तुम बारिश में कैसे जाओगे, तो तुमने कहा कि तुम पास ही रहते हो। बाद में मैंने देखा कि तुम बारिश में भागते हुए मेरा इंतजार कर रहे थे। जब मैं होश में आई और तुम्हें ढूंढने गई तो तुम जा चुके थे। ये कहते कहते स्कारलेट धीरे से मुस्कुराई। वो पहली बार था जब मैंने इतना नेक दिल लड़का देखा था जो खुद बारिश में भीगने के लिए तैयार था, लेकिन किसी जरूरतमंद को अपना छाता देने से पीछे नहीं हटा। बाद में मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके तुम्हें ढूंढा और तुम्हारे साथ रिश्ते में आई। उस वक्त मैंने सोचा था कि तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने के बाद हम शादी कर लेंगे, लेकिन तुम बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट थे। तुम मेरे रुतबे की वजह से मुझ पर डिपेंड नहीं होना चाहते थे और तुम उन आम लड़कों की तरह नहीं थे जो 24 घंटे मेरे आगे पीछे घूमते और हमेशा मेरे साथ रहना चाहते थे। सच कहूं तो मैं पजेसिव हूं। जब दूसरी लड़कियां तुम्हारे करीब आती थीं तो मुझे बहुत जलन होती थी और मुझे खुद से नफरत होती थी कि मैं स्टूडेंट नहीं हूं, इसलिए हमारे पास बात करने के लिए कॉमन टॉपिक्स नहीं होते। इसलिए मैं बस यही दिखावा करती रही कि मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और मैंने तुम्हारे हर फैसले की इज्जत की। इसीलिए तुम्हें यह गलतफहमी हो गई कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, है ना? मैंने स्कारलेट के मुंह से ये बातें पहले कभी नहीं सुनी थी, तो इसका मतलब वो मेरी इतनी फिक्र करती थी। अब जब सब कुछ सामने आ चुका था तो ये बातें खुलकर कह दी गई थी। इन सब की वजह से ही मैं तुम्हें यह दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे डर था कि तुम मुझे कमजोर समझोगी। मुझे लगता था कि एक गरीब लड़के को अपनी अमीर गर्लफ्रेंड से प्यार करने का कोई हक नहीं है। मुझे तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताने में डर लगता था। मुझे डर था कि आखिर में दर्द सिर्फ मुझे ही मिलेगा। मैं कितना बेवकूफ था। इस रिश्ते में सिर्फ मैं ही डरा हुआ था। मुझे डर था कि तुम्हें लगेगा कि मेरे पास सिर्फ तुम्हारी दौलत का लालच है। मैंने यहाँ तक सोचा था। भले ही तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे पैसों से प्यार करता हूँ, लेकिन कम से कम मेरे पास तुम तो हो। अफसोस की बात है कि तुमने कभी इन चीजों की कद्र ही नहीं की। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई और आखिरकार मैंने वो बात कह ही दी जो मुझे हमेशा से परेशान करती थी। सच कहूँ तो मेरे जाने की वजह सिर्फ यही नहीं थी। उस वक्त मुझे लगा था कि विलियम तुम्हारा असली बॉयफ्रेंड है। स्कारलेट ये सुनकर बुरी तरह हैरान रह गई। एड्रियन, तुमने मुझसे कभी पूछा क्यों नहीं? मैं तो बस अपने भाई के साथ एक बिजनेस डिनर पर गई थी। जैसे जैसे हमने अतीत की हर बात पर खुलकर चर्चा की, मुझे आखिरकार समझ आ गया कि मेरे और स्कारलेट के बीच पिछले 7 सालों से गलतफहमी की दीवार कितनी गहरी थी। उस दिन स्कारलेट मेरी बाहों में लेटी रही और हम बहुत देर तक बातें करते रहे, यहाँ तक कि वो बुरी तरह थक गई और मेरे सीने पर सिर रखकर ही सो गई। मैंने प्यार से उसके होठों को चूमा, उसे गोद में उठाकर बेडरूम में ले गया और उसे कंबल ओढ़ा दिया। मुझसे सुलह करने के बाद से स्कारलेट इतनी खुश थी कि वो चाहती थी कि दुनिया की हर चीज हमारे लिए बेस्ट हो। वो हर जगह मेरे साथ साथ रहती। उसे डर था कि मैं फिर से कहीं गायब न हो जाऊं। मैं समझ सकता था कि उसे अभी भी मेरे दोबारा छोड़कर जाने का डर सता रहा था। मुझे भी अपनी खोई हुई मोहब्बत को वापस पाने की वैसी ही खुशी था, लेकिन इस बेतहाशा खुशी के साथ साथ एक बहुत गहरा इनसिक्योरिटी का एहसास भी था। भले ही मैंने स्कारलेट को बार बार भरोसा दिलाया कि मैं उसे दोबारा छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन रात को सोते वक्त वो अक्सर अनजाने में मुझे बहुत कसकर पकड़ लेती थी, जैसे वो मुझे अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए जकड़ लेना चाहती हो। विलियम भी जाहिर तौर पर हमारे लिए बहुत खुश था। हम दोनों को एक साथ खड़ा देखकर वो पहले मुस्कुराया और फिर खुशी के मारे रो पड़ा। 1 महीने बाद मैंने स्कारलेट को उस विला में प्रपोज किया जो मैंने हमारी शादी के लिए तैयार किया था। स्कारलेट का बचपन का दोस्त ओलिवर भी वहां मौजूद था। पूरा कमरा लाल गुलाबों से महक रहा था। हर कोने को बड़ी ही बारीकी से सजाया गया था। स्कारलेट बहुत ही खूबसूरत और खिली खिली लग रही थी। मैं एक घुटने पर बैठा और बहुत ही प्यार से उसकी आंखों में देखने लगा। ये डायमंड रिंग जो मैंने डिजाइन की थी वो कोई आम रिंग नहीं थी। ये एक बहुत ही सोच समझकर बनाई गई प्लानिंग का हिस्सा थी। जब से मैं इंडिया वापस आया था तब से ही ये मेरा एक लॉन्ग टर्म प्लान था। मैंने अपनी घबराहट को छुपाने के लिए एक गहरी सांस ली। स्कारलेट, ये हमारे रिश्ते का 6ठा साल है, लेकिन बीच के वो 4 लंबे साल मैं तुम्हारे साथ नहीं था। अब खिड़की के बाहर छाई वो धुंध पूरी तरह छांट चुकी है, रोशनी आ चुकी है और तुम मेरे सामने बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो। ये कोई खास दिन नहीं था,
आज सुबह तुम मेरे पास लेटी हुई थी, मेरी बाहों में सुकून से सो रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरी नजरें तुमसे हट ही नहीं रही थीं। मैं सो नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने अपनी आंखें बंद की तो तुम मेरी नजरों के सामने से फिर से गायब हो जाओगी। शायद तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन तुम्हें ऐसे सोते हुए देखते हुए मैंने अचानक एक बहुत बड़ा फैसला लिया। मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। मुझे डर था कि मेरे पास समय कम है और हो सकता है कि ये अचानक लिया गया फैसला तुम्हें डरा दे, लेकिन इस बार ये एक असली प्रपोजल है। तुमने इतने सालों तक मेरे लिए इतनी शिद्दत दिखाई है, इस बार मेरी बारी है हिम्मत दिखाने की। मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे घर, मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए आना चाहोगी? मैंने देखा स्कारलेट के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। सब लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, हाँ कह दो, हाँ कह दो, शादी कर लो। मुझे अचानक खुद पर बहुत गर्व और खुशनसीबी महसूस हुई। इतने सालों तक सच में स्कारलेट ने सिर्फ मेरा ही इंतजार किया था। शायद आने वाली अनगिनत रातों में जब मुझे नींद नहीं आएगी तो मैं अपनी उस जलन वाले पल को याद करके मुस्कुराऊंगा। स्कारलेट ने वो डायमंड रिंग उठाई और अपनी रिंग फिंगर में पहन ली। आज से मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। हमारे चारों तरफ हो रही चीयरिंग की आवाजें और तेज हो गईं, लेकिन स्कारलेट की नजरें सिर्फ मुझ पर टिकी थीं। खिड़की के बाहर से आ रही चांदनी किसी चमकती हुई चांदी जैसी लग रही थी। मैं खुशी से पागल हो रहा था और मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। एड्रियन, मैंने ऐसा क्या अच्छा काम किया था जो मुझे तुम मिल गए? तुम वो सबसे खूबसूरत तोहफा हो जो इस दुनिया ने मुझे दिया है। स्कारलेट को नहीं पता था कि वो खुद मेरे लिए भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा है। मैंने स्कारलेट को ये बात कभी नहीं बताई थी। कई साल पहले जिस दिन हम कब्रिस्तान में मिले थे, उस दिन मैंने अपने एक करीबी इंसान को खोया था। मैं शाम होने तक कब्रिस्तान की सीढ़ियों पर चुपचाप बैठा रहा था। तभी स्कारलेट मेरे पास से गुजरी थी और उसके पास से एक बहुत ही भीनी और सुकून देने वाली खुशबू आ रही थी। बाद में जैसे ही अंधेरा हुआ, हल्की बारिश होने लगी। स्कारलेट मेरे पास चलकर आई और उसने अपने बॉडीगार्ड के हाथ से एक ब्लैक कोट लेकर मेरे कंधों पर डाल दिया था। तुम्हारे कपड़े बहुत पतले हैं, तुम्हें ठंड लग जाएगी। काफी देर हो गई है, अब घर जाओ, उसने कहा था, जबकि वो खुद ठंड से कांप रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गर्माहट थी। शायद स्कारलेट कभी नहीं समझ पाएगी कि उसके उस छोटे से इशारे ने मुझे उस वक्त कितनी हिम्मत और सुकून दिया था। मैंने बस अपना सिर हिला दिया था। उसके कपड़ों को बारिश में भीगता हुआ देखकर मैंने अपने बैग से एक छाता निकाला और उसे दे दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे उस छोटे से काम को स्कारलेट इतने सालों तक याद रखेगी। जब मेरी जिंदगी में चारों तरफ मायूसी थी, मैं खिला और बाकी सब मुझे तोड़ करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ स्कारलेट थी जो मेरे पास से गुजरी और जिसने मेरे ऊपर छाता तान दिया। तुम अभी भी खिल सकते हो, उसने कहा था, मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ी हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, जाते जाते एक बहुत बड़ी खुशखबरी, आप सबके बेइंतहा प्यार और सपोर्ट से आज हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। थैंक यू सो मच यार, आप लोगों के बिना ये सफर बिल्कुल नामुमकिन था। अगर आप भी मेरी तरह गेमिंग के दीवाने हैं या फिर कंटेंट क्रिएशन के कमाल के टिप्स और ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर ज्वाइन कर लो। वहां हम सब साथ में गेम्स भी खेलेंगे और ढेर सारी बातें भी करेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।